Assalamualaikum ji and welcome back to another lecture. So in this lecture we'll be going over the Pakistan Affairs CSS 2025 एग्ज़ाम जो कि आज के दिन में ही हुआ है। उसकी हम लोग डिफरेंट एंगल से उसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जी दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है क्वेश्चंस को इन देयर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड वेदर देयर टेक्निकल टॉपिक्स या फिर नॉन टेक्निकल टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, हाउ डिड द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दिस इज़ अ मीडियम डिफिकल्टी टॉपिक, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इट्स अ टेक्निकल टॉपिक। आपको इंडस वाटर ट्रीटी की समझ होनी चाहिए और उसके उसके जो इम्पैक्ट्स रहे हैं, उसकी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उसके इम्पैक्ट्स रहे हैं ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसकी समझ होनी चाहिए। तो इस वजह से ये एक टेक्निकल टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दैट इज़ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1971 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी की थी ऑन द फॉल ऑफ ढाका। तो दिस इज़ अगेन अ मीडियम डिफिकल्टी टॉपिक लेकिन इट्स नॉन टेक्निकल, इसके अंदर कुछ आपको ज़्यादा जो है रेफरेंसेस या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रीटी या फिर किसी स्पेसिफिक केस स्टडी की ज़रूरत नहीं है समझने की। सो ये एक नॉन टेक्निकल टॉपिक था। उसके बाद वाला देखें तो एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सी पैक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर इट्स पोटेंशियल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये आई थिंक इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि सी पैक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है जब हम लोग सी एस एस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसको एसए के एंगल से भी देखा जाता है, इसको करंट अफेयर्स के एंगल से भी देखा जाता है, इसको पाकिस्तान अफेयर के एंगल से भी देखा जाता है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक था कि आपको सी पैक की सिग्निफिकेंस बतानी है और उसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है। तो दिस इज़ एन ईजी टॉपिक, इट्स नॉन टेक्निकल। उसके बाद देखें तो हम लोग डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर टॉपिक है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ये मेरे हिसाब से वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, क्योंकि इसके अंदर एक तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड देन यू नीड टू सी कि उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, नॉट जस्ट ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन बट ऑल्सो ऑन पॉलिसी मेकिंग। तो इसकी जो एक बैकग्राउंड है, इसके लिए आपको सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड भी चाहिए, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ पाकिस्तान एंड देन यू नीड टू लिंक इट अप विद नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो मेरे हिसाब से एक हार्ड टॉपिक था और एक टेक्निकल टॉपिक था टू क्वेश्चन टॉपिक था टू अटेम्प्ट। इससे अगला इज़ ऑन भुट्टोज नेशनलाइजेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी एक सिंपल टॉपिक था, आपको अगर पता है कि भुट्टो की क्या नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी। वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसको देती है लेकिन उसका अगर उसका पता है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा इकोनॉमी का, वो तो एवरीवन नोज नाउ, क्योंकि वो एक काफ़ी काफ़ी वाइडली डिबेटेड टॉपिक है। उसके बाद कश्मीर इशूज़, उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 1947 पार्टीशन। ये भी एक जो है मीडियम लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल का टॉपिक है और इट्स नॉन टेक्निकल इन नेचर बिकॉज इसके अंदर आपको बस पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उससे उसका उसको हम लोग किस तरह से उस पॉलिसी के थ्रू किस तरह से क्या कश्मीर इशू सॉल्व हो भी सकता है या नहीं। सो उस एंगल से इट्स अ नॉन टेक्निकल टॉपिक। उसके बाद इज मीडिया कर्स और ब्लेसिंग क्रिटिकली evaluate its role in shaping public opinion and influencing political events in Pakistan in the 21st century। ये थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड टॉपिक था क्योंकि इसके लिए आपको मीडिया लैंडस्केप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फिर मीडिया का रोल पता होना चाहिए। सो फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, हु इज़ नॉट हैड मास कम्युनिकेशन की उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था क्योंकि आप इसके अंदर आपको ना सिर्फ ये बताने कि मीडिया का रोल क्या है इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन बट ऑल्सो किस तरह से उसने पॉलिटिकल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है, फिर उसके बाद यू नीड टू गिव योर एनालिसिस के वेदर इट्स अ कर्स और अ ब्लेसिंग। तो इस वजह से ये एक टेक्निकल टॉपिक मेरे नज़दीक कंसिडर किया जा सकता है। सो दिस इज़ द जनरल ओवरव्यू ऑफ द पाकिस्तान अफेयर्स एग्जाम फॉर सी एस एस 2025। अब हम लोग क्वेश्चंस को जो है बारी बारी देख लेते हैं कि उनको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशंस के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। इसकी अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो उसके अंदर यही है कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडस बेसिन रिवर को डिवाइड कर दिया गया था अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। ईस्टर्न रिवर्स जो थे, जो कि रावी, ब्यास और सतलुज है, वो इंडिया के एलोकेट किए गए थे और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम एंड चनाब, वो पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे। और ये जो ट्रीटी इटसेल्फ थी ये ब्रोकर की गई थी वर्ल्ड बैंक ने। साइंड ये हुई थी 1960 सितंबर 19 को और अयूब खान और नेहरू ये दोनों इसके सिग्नेटरीज थे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ये अगर आप उसकी थोड़ी सी और डिटेल देखना चाहें तो ये मैंने आपके साथ एक इन्फोग्राफिक भी शेयर किया है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच इट। और इसके अंदर ये आप मैप बना भी सकते थे अपने आंसर के अंदर, दैट वुड हैव गिवन अ मोर
गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो ये एक जनरल चीज़ है। उसके बाद फिर इसके देख लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है। कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था इसका वो यही था कि पाकिस्तान को थोड़ी सी सेंस ऑफ वाटर सिक्योरिटी आ गई थी। क्योंकि ये जो ट्रीटी थी दैट प्रोवाइडेड अ लीगल गारंटी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द थ्री वेस्टर्न रिवर्स। तो एक जो इमीडिएट कंसर्न था अबाउट वाटर शॉर्टेजेस वो थोड़ा सा अले हो गया। और इसी को फिर पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े डैम्स बनाए, मंगला तरबेला, और कनाल सिस्टम बनाया, ताकि जो वेस्टर्न रिवर्स जो उसको एलोकेट किए गए हैं उसके थ्रू वाटर वो दूसरे एरियाज़ में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो एक सेंस ऑफ वाटर सिक्योरिटी आ गई पाकिस्तान के पास इस ट्रीटी के बाद। लेकिन इवेंचुअली वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी में बदल दी गई, जैसे जैसे इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किए ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। जैसे कि अब बगलीहार डैम है ऑन चिनाब, एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर। तो ये चीज़ें जो थी दे सॉर्ट ऑफ impacted Pakistan's water flows and obviously led to concerns within the Pakistani policy circles. अगर हम लोग इसके ओवर आर्चिंग बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर हम लोग अगर नज़र डालें तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर तो देख लिया। अब देखते हैं बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं। तो पहले तो आपको 1960s के अंदर और 70s के अंदर इवन दो पाकिस्तान फॉट टू वॉर्स, लेकिन ये इस इशू के ऊपर एक रिलेटिव स्टेबिलिटी रही। और ये है कि इसको एज अ सक्सेस ही हेल किया गया। तो अर्ली स्टेबिलिटी आपको इस ट्रीटी से मिली, लेकिन फिर देन देवर पीरियोडिक टेंशन, जैसे जैसे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर डिस्प्यूट्स बढ़ते रहे, लार्जली अराइजिंग फ्रॉम न्यू इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बनाते थे। फिर पाकिस्तान की रेगुलर डिमांड रही ऑफ अडेयरेंस टू ट्रीटीज प्रोविजन टू इंश्योर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई। और इसके अंदर यही आप इसकी एनालिसिस यही है कि इंडिया हमेशा जो है वो ट्रीटी की किसी ना किसी तरीके से वायलेशन करता रहा और पाकिस्तान अपने कंसर्न शो करता रहा। एट प्रेजेंट जो है वी सी के देयर इज क्लाइमेट चेंज, देयर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड देन देयर इज ग्रोइंग वाटर डिमांड। तो हाइड्रो वॉर का कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इन साउथ एशिया। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बायलैटरल एंगेजमेंट रखी जाए ताकि इन चैलेंजेस को अडेप्ट किया जाए। और जो इंडस वाटर ट्रीटी के एक्चुअल रूट है जो कि इट्स टू प्रमोट वाटर सस्टेनेबिलिटी विद इन द रीजन, उसको नज़र अंदाज ना किया जाए और उसको नज़र में रखते हुए जो है पॉलिसीज़ की जाएँ और बातें की जाएँ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे जाएँ। तो ये जी, इस आंसर को आप इस तरह से लेके चल सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई, इफेक्ट्स क्या हुए हैं, अभी करंटली क्या स्टेटस है, और उसको फिर अब लोगों को इन द करंट कॉन्टेक्स्ट किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1971 सेपरेशन। मैंने जैसे कहा इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, कुछ हफ्ते पहले ही पोस्ट हुई थी। तो उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, कॉजेज भी और कॉन्सिक्वेंसेज की भी। फिर अगर रोल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो इसके अंदर तीन चार मेजर प्लेयर्स थे। इंडिया जो था उसने जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था मुक्ति बाहिनी को, विच इज़ द बंगाली नेशनलिस्ट। एंड उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो अलाइड विद पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम, जो कि याया खान के अंडर थी, और उसने क्रैकडाउन के ऊपर जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ जिसकी डिटेल्स मैंने उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर दी हुई हैं, तो उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। चाइना ने भी जो है अपना पाकिस्तान को रेटोरिकल सपोर्ट दिया, लेकिन वैसे उसने डायरेक्टली इंटरवीन इस चीज़ के अंदर नहीं किया। सोवियत यूनियन ने इट बैक्ड इंडियाज पोजीशन बाय साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और विच प्रोवाइडेड डिप्लोमेटिक कवर इन द यूनाइटेड नेशंस। तो ये इन लोगों का रोल था, रीजनल प्लेयर्स का और इंटरनेशनल प्लेयर्स का। तो ये आप कोट कर सकते हैं इस आंसर के अंदर। तो जी अगला हमारा टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ सीपैक, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। इसका अगर हम लोग जनरल सा ओवरव्यू देखें तो बीआरआई का पार्ट है। इसके अंदर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रूट्स के बारे में बात की जाती है, जिसके अंदर रोड नेटवर्क्स हैं, रेलवेज़ हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट है। तो ये इसका एक बेसिक ओवरव्यू है। अगर इसकी हम लोग सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो इट ऑफर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन है, रेलवे ट्रैक्स की कंस्ट्रक्शन है, पोर्ट फैसिलिटीज़ की कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं ताकि पाकिस्तान की क्रॉनिक एनर्जी शॉर्टेजेस को एड्रेस किया जाए। इट ऑफर्स जॉब क्रिएशन एंड अपस्किलिंग, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। फिर देन इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं वहाँ पे फर्दर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जहाँ जैसे कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है और ममालिक इंटरेस्टेड है। फिर देन इट ऑल्सो गिव्स पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लेवरेज एंड रीजनल कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू पाकिस्तान एक ट्रांजिट ट्रेड हब बन सकता है। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी कोटेड एज बेनिफिट्स। चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस के अंदर अडेप्ट सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ हैवी बोरोइंग, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इंसर्जेंसी इन सर्टेन एरियाज, इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसर्न है, जियो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं फ्रॉम यूएस इंडिया,
लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इफ इट्स समथिंग दैट्स इम्प्लीमेंटेड विद ट्रांसपेरेंसी, लोकल कम्युनिटी engagement एंड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सी पैक कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर पाकिस्तान ब्रॉडर इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो सी पैक कैन बी कैटलिस्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल। और इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि हम लोग जो है अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करें, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें और लोकल ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ अबाउट द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। अगेन अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अटेम्प्ट। लेकिन अगर इसके हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक ओवरव्यू लें डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का, तो देन देयर इज एथनिक डाइवर्सिटी, जिसके अंदर आपको पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोच, हाजिर नज़र आते हैं। देयर इज लिंगुअल डाइवर्सिटी, ओवर 70 लैंग्वेजेस आर स्पोकन विच वेयर बाय उर्दू इज द नेशनल लिंगुआ फ्रैंका, दैट इज द नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद देयर इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, आपको सुन्नी शिया नज़र आते हैं, उसके अलावा माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख्स। ठीक है। तो ये एक पाकिस्तान का ओवरव्यू है ऑफ द डेमोग्राफिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट। इसकी वजह से अब नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर तो अगर आप देखें तो पहले तो रिलीजन एज अ यूनिफायर था इन दी अर्ली ईयर्स। आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, आपकी ओवर आर्चिंग पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो वो एक आपके पास एक यूनिफायर था। लेकिन द फेलियर टू एड्रेस लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में हमें नजर आया, वो वीकेंड द इंटीग्रेटेड पोटेंशियल ऑफ अ सोली रिलीजन बेस्ड नेशनल आइडेंटिटी। तो जो एक आपकी रिलीजन बेस्ड नेशनल आइडेंटिटी थी, उसको उसने वीकन कर दिया ओवर टाइम। फिर देन यू सॉ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एथनिक टेंशन, लैंग्वेज मूवमेंट वगैरह, वो मैं सब कुछ बातें कर चुका हूँ इन द फॉल ऑफ ढाका लेक्चर। उसके अलावा अब जो है इट्स अ सिक्लिकल नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा तभी नज़र आती है व्हेन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, कोई नेशनल डायनामा हो, या फिर कोई वॉर शॉर हो। तो उसके अंदर आपकी जो है आपको इंटीग्रेशन नज़र आती है। और इसका मतलब यही है कि देर आर डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, देर इज़ नॉट इंक्लूसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, जिसकी वजह से काफ़ी सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स भी आपको नज़र आते हैं, इंसर्जेंसीज भी नज़र आती हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के डाइवर्स कल्चरल और एथनिक जो डेमोग्राफिक है, उसको अगर देखा, उसका नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाए तो वो लार्जली नेगेटिव ही रहा है। और हमारी जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है, दैट्स अ वीक नेशनल यूनिटी का एस्पेक्ट आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जी इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन है। अब इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग ये आता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। वो चीज़ें आपको वन यूनिट स्कीम पे नज़र आती हैं, पायरिटी फार्मूला पे नज़र आती हैं। और फिर देन देयर इज ऑल्सो प्रोविंशियल डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसका 18th अमेंडमेंट आप देख लें तो वो चीज़ें हैं। फिर देन देयर इज पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एथनिक आइडेंटिटीज़। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर जो हैं सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर या फिर एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर कैंपेनिंग करते हैं और पॉलिटिकल गेन्स लेना चाहते हैं, वो चाहे आपकी टीएलपी हो, वो चाहे आपकी रीजनल मूवमेंट्स हो, रीजनल जो हैं आपकी पार्टीज़ हों, जो कि डिफरेंट कार्ड्स प्ले करती हैं, चाहे वो महाजिर कार्ड हो, चाहे वो सिंधी कार्ड हो, चाहे वो सुन्नी कार्ड हो, शिया कार्ड हो, वो सब कार्ड्स प्ले करके वो एक्सप्लॉइट करती हैं फॉर देयर ओन गेन्स। तो वो भी एक चीज़ इम्पैक्ट करती है पॉलिसी मेकिंग को। फिर देन देयर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस कंसर्न्स, ऑब्वियसली रीजनल रिजेंटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो है इंसर्जेंसीज आती हैं। मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस रही है लार्जर रीजन की, दैट इज़ पंजाब। और जिसकी वजह से एक देयर बिन अ हिस्ट्री ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रूल विच हैज़ हिंडर्ड इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। तो जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है वो काफ़ी लॉपसाइडेड रही है। डेवलपमेंट जो आप करते हैं वो पॉकेट्स ऑफ इंटरेस्ट में करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो है अपनी एथनिसिटी को नज़र में रखते हुए आप अपनी जो है रीजनल रीजनल चीज़ों को नज़र में रखते हुए, तो जो आपका पॉलिसी मेकिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्क्यूड। ठीक है। तो लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया जाता है और आपके जो पॉकेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे आपकी जो है डेवलपमेंट फोकस होती है। तो वो पॉलिसी मेकिंग भी स्क्यूड है आपकी और नेशनल इंटीग्रेशन वीक है। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द डाइवर्स डेमोग्राफिक एंड एथनिक जो एग्जिस्ट करता है हमारा। अगर इसको हम लोग पाथवेज देखें तो किस तरह से हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंटीग्रेशन को और इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फेडरल स्ट्रक्चर को, 18th अमेंडमेंट को इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना होगा और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी को इंश्योर करना होगा। उसके अलावा आपको प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करना पड़ेगा।
इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके अंदर यू एड्रेस डिस्पैरिटीज इन रिसोर्स एलोकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक सर्विसेज। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिकग्निशन करनी होगी, आपको रीजनल कल्चर्स और लैंग्वेजेस को एम्ब्रेस करना होगा, इंस्टेड कि आप सबको एक ही पेंट ब्रश से पेंट करने की कोशिश करें। देन यू ऑल्सो नीड टू इनकॉर्पोरेट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जिसके अंदर यू इनकरेज ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, सिविक एंगेजमेंट एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो आपके अभी करंटली एक वीक नेशनल इंटीग्रेशन है और एक लॉप साइडेड पॉलिसी मेकिंग है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। सो ये दिस वुड सॉर्ट ऑफ आंसर द क्वेश्चन कि आपका एक तो आपने ओवरव्यू दे दिया अबाउट द एथनिक एंड डेमोग्राफिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान, उसके क्या इंप्लीकेशंस है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, उसकी क्या इंप्लीकेशंस है फॉर पॉलिसी मेकिंग, और फिर आपका फ्यूचर कोर्स क्या हो सकता है। सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Moving on, critically evaluate the impact of Bhutto's nationalization policy on Pakistan's economy. ये भी एक देखें तो इट वाज अगेन आई सेड कि इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेट 1971 में आए, उनका एक सोशलिस्ट इंस्पायर्ड एजेंडा था। उनका ये चीज़ थी कि वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करेंगे, और इट वाज लार्जली रिएक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यूडल एंड elite डोमिनेटेड सोसाइटी। तो जो नेशनलाइजेशन थी उसने डिफरेंट सेक्टर्स को अफेक्ट किया, जिसमें इंडस्ट्रीज थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज थी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे। अब इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। पॉजिटिव अगर देखें तो इसने इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को लेकर आया, जिसके अंदर पाकिस्तान ने द गवर्नमेंट थी दैट एक्टिवली सॉट टू एड्रेस वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, और जो नेशनलाइजेशन थी इट वाज प्रेजेंटेड एज अ मूव टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन इकोनॉमी। तो सम सेंस ऑफ इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आई। उसके बाद इंक्रीज स्टेट रोल इन प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यू वर डायरेक्टली कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, तो उनकी एलोकेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड सोशल डेवलपमेंट वो आसान थी। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्लानिंग की गई अंडर पाकिस्तान स्टील मिल्स to modernize the economy. Then there was the expansion of public sector employment, क्योंकि गवर्नमेंट obviously employs a lot of people, तो एक significant labor को absorb किया गया with this nationalization। लेकिन इसके लार्जली जो थे वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही थे। और लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस वजह से थे कि एक तो पहले तो मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगी आपकी। काफ़ी जो इंडस्ट्रीज आपने नेशनलाइज की थी दे सफर्ड फ्रॉम वीक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड लैक ऑफ इनोवेशन। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स अक्सर की जाती थी विच सुपरसीडेड मेरिट बेस्ड हायरिंग, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आई। फिर देन देयर वाज द इरोजन ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको गवर्नमेंट टेक ओवर से डर लग गया तो उन्होंने फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कम कर दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट श्रैंक, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंदर तो इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करते, वो तो प्राइवेट एंटिटीज़ के अंदर करते हैं। तो आपकी जो थी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी श्रैंक। देन द फिस्कल बर्डन ऑन द स्टेट जो था वो बढ़ गया, क्योंकि नेशनलाइज्ड एंटरप्राइजेज जो थी दे एक्चुअली ऑफन रैन इनटू अ लॉस, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट बेल आउट्स करने पड़े। जैसे पीआईए को देख लें आप, स्टील मिल्स पाकिस्तान को देख लें, उनका यही इशू है कि वो क्योंकि कॉन्स्टेंट लॉसेज में जाते हैं, फिर गवर्नमेंट को अपने खुद पैसे लगाने पड़ते हैं इंस्टेड फॉर देम टू बी मेकिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पेइंग टू रन दोज एंटिटीज। तो इसकी वजह से जो है वो फिर जो हमारी प्रीवियसली प्रॉफिटेबल एंटिटीज थी दे टर्न इनटू कॉस्ट सेंटर्स, और वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को एक नेगेटिव धचका लगा, आपका जीडीपी ग्रोथ गिरी, और आपकी जो स्पेंडिंग है वो ख़राब हुई, आपकी फिजिकल स्पेंडिंग ख़राब हुई, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी कंट्री के अंदर वो कम हुई। तो ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आपकी इकोनॉमी के ऊपर। So if you have to give a thesis, so while it initially succeeded in breaking up entrenched feudal monopolies and raising public expectations, वो एक populist measure था जिसके long term consequences थे inefficiencies, reduced competitiveness and a weakened private sector। तो ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी का ऑन द इकोनॉमी, और इसकी सफरिंग हम लोग आजकल में भी कर रहे होते हैं, स्टिल सफर फ्रॉम इट। अगला क्वेश्चन, कश्मीर डिस्प्यूट इज द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द 1947 पार्टीशन, इवेल्युएट पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर आपको पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का अगर पता हो तो फिर आप फर्दर उसको देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल के अंदर लेक्चर करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आई जस्ट लिस्ट आउट द पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी। इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि वी एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद द कश्मीर कॉज, जिसके अंदर हम लोग कॉन्स्टेंटली अपना पोजीशन करते हैं एज द डिफेंडर ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन। उसके बाद हम लोग उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट को सपोर्ट करते हैं, जो कि प्लेबिसिट के थ्रू होनी चाहिए अंडर यूएन रेजोल्यूशंस। फिर देन वी ऑफर डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल आउटरीच, जो है हम लोग हर फोरम के ऊपर जाके कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कश्मीर इशू को हाईलाइट करते हैं, और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, उसकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, और इस पॉलिसी को क्या आप समझ सकते हैं कि कैन इट एक्चुअली रिजॉल्व द कश्मीर इशू, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल, और उसके लिए मैं फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन विच इज मीडिया अ कर्स और ब्लेसिंग, critical
critically evaluate its role in shaping public opinion and influencing political events in Pakistan in the 21st century. तो इसके लिए भी आपको, मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि अर्ली 2000s के अंदर जो है लिबरलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से लॉट ऑफ प्राइवेट टीवी चैनल्स केम इन, देयर वाज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बूम। अब इसको आप सोशल मीडिया की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इसको न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही रखा है, जिसके अंदर आपको टॉक शोज और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मिला। काफ़ी इश्यूज को के ऊपर डिस्कशन हुई, काफ़ी लोगों के जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप किया गया उसके थ्रू। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कौन से पॉलिटिकल इवेंट, चाहे वो लॉयर मूवमेंट हो, चाहे वो पनामा केस हो, चाहे वो आपके इलेक्शंस हो, उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहा है ऑफ मीडिया। अब जो ओवर आर्चिंग क्वेश्चन आ जाता है फिर, इज मीडिया कर्स और अ ब्लेसिंग? तो जो है, इट्स डुअल नेचर। पॉजिटिव्स अगर आप देखें तो इट ऑफर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट एम्पावर्स सिटीजन्स विद अवेयरनेस, एंड इट अलाउज फॉर अ प्लूरलिस्टिक डिस्कोर्स, जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट ओपिनियंस आपको नजर आते हैं ऑन इशूज सराउंडिंग पॉलिसी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। नेगेटिव देखें तो ये इट कैन ऑल्सो बी अ टूल ऑफ पोलराइजेशन, जिसके अंदर आपके टीवी चैनल्स तक जो है अलाइन कर जाते हैं पॉलिटिकली। उसके बाद जो है आपकी जर्नलिस्ट को थ्रेट्स आते हैं, वो आपको नेगेटिव आता है। फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फेक न्यूज़ आपको काफ़ी नज़र आती है। और फिर देन देयर आर सेंसरशिप इश्यूज, जो कि पैमरा देखता है। तो ये जो है सेंसरशिप के थ्रू फिर गवर्नमेंट भी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये सॉर्ट ऑफ यू नो गिव्स यू एन आउटलुक ऑफ वेदर मीडिया कैन बी अ कर्स और अ ब्लेसिंग। उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो अभी के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। यू हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एग्जाम पेपर वाज, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू गाइज, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। इनमें से कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाऊंगा। सो डू बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।